फिल्म ऑस्ट्रेलिया से शुरू होती है। यहाँ ग्रेग और हेदर नाम का जोड़ा दिखता है। दोनों टूरिस्ट थे और एक ही हॉस्टल में मिले थे। वो अपनी ग्रुप के साथ घूमने आए थे, लेकिन अलग होकर शार्क केज एक्सपीरियंस लेने चले गए। इसमें पिंजरे के अंदर जाकर पानी के नीचे बड़े शार्क देखने का मौका मिलता है। इसके लिए वो टैकर एक्सपीरियंस नाम की कंपनी के बोट पर चढ़े, जो शार्क के साथ रोमांचक सफर का वादा करती है। वहां पहुंचकर ग्रेग और हेदर देखते हैं कि कोई भी टूरिस्ट नहीं है। पूरा इलाका खाली है। बस एक बूढ़ा आदमी डेब मौजूद है। डेब उन्हें बताता है कि टकर छुट्टी पर है, इसलिए वो साथ नहीं जाएगा। तभी अचानक टकर खुद आ जाता है और कहता है कि वो नाव का कप्तान है और टकर एक्सपीरियंस उसकी ही कंपनी है। छुट्टी पर होने के बावजूद वो उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर टकर अपनी नाव पर उन्हें समुद्र की ओर लेकर निकलता है और रास्ते में बताता है कि बचपन में कैसे वो शार्क के हमले से बचा था। टकर बताता है कि बचपन में हुए शार्क अटैक के निशान आज भी उसके शरीर पर हैं। वो उन्हें एक अखबार की कटिंग दिखाता है, क्योंकि उस घटना की खबर छपी थी। तभी से उसे शार्क के लिए अजीब सी लगन हो गई। ये सुनकर हेदर कहती है कि ये काम उसके लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि अटैक से बचने के बाद भी उसे शार्क के साथ रहना पड़ता है। हेदर तो पानी के पास भी नहीं जाती, लेकिन टकर समझाता है कि उस घटना में शार्क की कोई गलती नहीं थी। फिर वो नाव लेकर उस जगह पहुंचता है जहां शार्क ज्यादा दिखते हैं। फिर टकर समुद्र में खून डालता है, जिससे कई शार्क खून की खुशबू से वहां आ जाती है। डाइव का वक्त आने पर ग्रेग और हेदर को लोहे के पिंजरे में डालकर धीरे धीरे पानी के नीचे उतारा जाता है। चारों तरफ बड़े बड़े शार्क तैर रहे होते हैं। ये देखकर हेदर डर के मारे ग्रेग का हाथ पकड़ लेती है। धीरे धीरे खुद को संभाल कर वो एडवेंचर का मजा लेने लगती है। शार्क इतने करीब से देखकर उन्हें लगता है कि शायद वो इतने आक्रामक नहीं हैं। कुछ देर समुद्र के नीचे एडवेंचर का मजा लेने के बाद वो दोनों वापस नाव पर लौट आते हैं। दोनों वापस आते हैं और टैकर को धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन अचानक टैकर ने ग्रेग की गर्दन पर चाकू मार दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। ये देखकर हेदर चिल्लाई, पर समुद्र में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सीन बदलता है। अब एक अमेरिकन लड़की जैफर दिखाई जाती है। सर्फिंग के बाद वो गोल्ड कोस्ट की एक दुकान पर पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात एक रियल एस्टेट एजेंट मोजेस से होती है। मोजेस अपनी कार के लिए एक जरूरी केबल ढूंढ रहा था, क्योंकि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसे मदद की जरूरत थी। वो बड़ा कैंपर वैन था, इसलिए मोजेस उससे मदद मांगता है, लेकिन जैफर मदद करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उसे लोगों से दूर रहना पसंद था। फिर वो पार्किंग लॉट में जाती है और अपने कप के अंदर छुपाकर रखी हुई दुकान से चोरी की आइसक्रीम निकालकर खाने लगती है। तभी उसकी मोजेस से फिर मुलाकात होती है। मोजेस फिर उससे मदद मांगता है, लेकिन जैफर उसे पूरी तरह अनदेखा कर देती है। तब मोजेस इशारे से उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वो दुकान में उसकी आइसक्रीम चोरी की बात सबको बता देगा। ये सुनकर जैफर गुस्से में आ जाती है। ये देखकर मोजेस अपनी आवाज बदल लेता है और जैफर से कहता है कि वो काफी दूर धूप में चलकर सिर्फ मदद के लिए यहाँ आया है, इसलिए उसे बस अपनी कार तक ही उसकी सवारी चाहिए। जैफर कुछ देर सोचने के बाद मान जाती है। कार में दोनों इतने बातें करते हैं कि इस मदद से उनके बीच अच्छा रिश्ता बन जाता है। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, क्योंकि दोनों की रुचि सर्फिंग में थी। रात को ज़ेफायर की वैन मोजेस के घर के बाहर खड़ी थी और वैन के अंदर दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध में लिप्त हो जाते हैं। उसी समय मोजेस गलती से एक फाइन बाहर फेंक देता है, जो सर्फ बोर्ड पर लगाने के काम आता है। मोजेस उस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस था। उसे लगता था कि शायद किसी वजह से दोनों मिले हैं। ऊपर वाला शायद चाहता था कि वो दोनों साथ रहें, लेकिन ज़ेफायर एक ही जगह टिकना पसंद नहीं करती थी। वो मोजेस के घर के अंदर भी नहीं जाती थी। फिर भी मोजेस उसे दिल से पसंद करने लगा था। वो उसके लिए खाना भी बनाता था, लेकिन जब वो खाना लेकर बाहर आया तो देखा कि ज़ेफायर तो जा चुकी थी। इससे मोजेस बहुत दुखी हो गया। उसके बाद ज़ेफायर सर्फिंग करने समुद्र किनारे गई। वैन को एक जगह पार्क करने के बाद उसे पता चला कि उसका फिन यानी सर्फबोर्ड का पंखा गायब था और ये गलती से हुआ था। फिन मोजेस के घर पर गिर गया था। तभी ज़ेफायर वहां खड़े एक ट्रक में फिन ढूंढने लगी। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो टैकर खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। टैकर कुछ बोले बिना उसे एक फिन देकर बोला कि उसके पास ऐसे बहुत सारे हैं। उसने ज़ेफर की अकेले सर्फिंग करने की तारीफ भी की, क्योंकि इस काम में बहुत हिम्मत चाहिए होती है। इसके बाद ज़ेफर ने उसे धन्यवाद दिया और अपना सर्फबोर्ड ठीक करने लगी। तभी मोजेस ने अपने मोबाइल से खाने की तस्वीर भेजी और SMS करके पूछा कि क्या वो उसके साथ सर्फिंग पर जाएगी, लेकिन जवाब देने से पहले ही टैकर पीछे से आकर ज़ेफर को बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। काफी देर ड्राइव करने के बाद टैकर उसे बोट में ले जाता है और समंदर के बीच छोड़ देता है। सुबह होते ही मोजेस समुद्र तट पर पहुंचता है, लेकिन ज़ेफर को नहीं पाता। वो उसे फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन वैन के अंदर ही बजता है। टैकर चालाकी से वैन से उसका सर्फबोर्ड निकाल चुका था, लेकिन फोन वहीं छोड़ दिया था ताकि सबको लगे कि वो सर्फिंग करने गई और शायद पानी में डूब गई। इसी बीच जब ज़ेफायर होश में आती है तो देखती है कि बोट के नीचे एक कमरे में बंधी हुई है। उसी जगह हेदर को भी रोककर रखा गया था।
ज़ेफायर डर के मारे खुद को खोलने की कोशिश करती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन इस समंदर में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। हेदर उसे समझाती है कि यहाँ से वो किसी भी हालत में आजाद नहीं हो पाएगी। उसने पहले भी कई बार कोशिश की है, वो कई दिनों से इसी तरह बंदी है। ये सुनकर ज़ेफायर डर से सहम जाती है। वो हथकड़ी खोलने के लिए कुछ चीजें ढूंढने लगती है। तभी दीवार पर किसी लड़की का नाम लिखा हुआ देखती है। नाम देखते ही वो थम जाती है और समझ जाती है कि इससे पहले भी कोई यहाँ बंद था। शायद वो भी बच नहीं पाई और उम्मीद छोड़कर दीवार पर अपना नाम लिख गई। दूसरी तरफ डेक पर टैकर शांति से बैठा मछली पकड़ रहा था। ज़ेफायर ने हेदर से पूछा कि क्या कोई उसे तलाशने आएगा। हेदर ने बताया कि उसके साथ एक लड़का था इस बोट में, लेकिन उसे मार दिया गया। ज़ेफायर को समझ आ गया कि यहाँ से बच पाना बहुत मुश्किल है। फिर हेदर ने भी वही सवाल उससे पूछा। ज़ेफायर ने दर्द छुपाते हुए हल्की हंसी के साथ कहा कि उसे कोई मिस भी नहीं करेगा। तलाशने तो दूर की बात है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मोजेस अब भी उसके बारे में सोच रहा था। मोजेस ने ज़ेफायर की वैन को समुद्र की लहरों से पुलिस के हवाले कर दिया। मोजेस देख रहा था कि वैन काफी देर से वहीं खड़ी हुई है। उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये वैन ज़ेफायर का घर था और वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। वो तुरंत पुलिस स्टेशन गया, क्योंकि अब उसे ज़ेफायर की चिंता होने लगी थी। लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस ने कहा कि शायद वो घूमने चली गई होगी। वहां उसे कोई मदद नहीं मिली तो मोजेस ने खुद ज़ेफायर को ढूंढना शुरू किया। इसी बीच ज़ेफायर दिन भर कोशिश करती रही, लेकिन हथकड़ी खोल नहीं पाई। रात को उसकी नजर हेदर की बिकिनी के अंदर वाले पतले तार पर पड़ी। ज़ेफायर ने वो तार निकालकर हथकड़ी खोलने की कोशिश की। तभी टैकर खाना और पानी लेकर वहां आया। कमरे में बहुत गर्मी थी और दोनों का गला सूख रहा था। हेदर ने जल्दी से पानी पी लिया, लेकिन जिस तरह उसने अपने शरीर को ढका हुआ था, उस पर टैकर को शक हो गया। जैसे ही वो चादर हटाने लगा, ज़ेफायर ने जानबूझकर उसकी तरफ ध्यान खींच लिया। फिर उसने भी पानी पी लिया। टैकर बिना कुछ सोचे वहां से चला गया। उसके बाद ज़ेफायर फिर से हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे नींद आने लगी, क्योंकि टैकर ने पानी में नींद की गोलियां मिला दी थी। इस वजह से हेदर खुद को छुड़ाने से पहले ही टैकर ने उसे पकड़ लिया। जब ज़ेफायर को होश आया तो उसने खुद को डेक पर एक कुर्सी से बंधा पाया। हेदर को भी एक जगह बांधा गया था। सामने एक कैमरा लगा हुआ था ताकि सब रिकॉर्ड किया जा सके। टैकर इसे अपना शो कह रहा था। कैमरा ऑन करते ही वो अजीब बातें करने लगा। उसने कहा कि शार्क दुनिया का सबसे ताकतवर जीव है। ऊपर वाला ऊपर नहीं, बल्कि नीचे, यानी पानी के अंदर है। वहीं से सब शुरू हुआ था और वहीं सब खत्म भी होगा। ये कहते हुए टैकर ने हेदर के बाल काटकर अपने पास रख ली। टैकर दीवार पर खून छिड़कता है और समुद्र में भी खून डाल देता है। शार्क्स खून की गंध पाकर वहां आ जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे हेदर को पानी में धकेल देता है। हेदर जोर से हिलने डुलने लगती है और खून की गंध से शार्क उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये पूरा क्रूर नजारा कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। ज़ेफायर ये सब अपनी आंखों के सामने होता देख डर के मारे कांपने लगती है। कांपते कांपते वो दीवार पर अपना और हेदर का नाम लिखने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि दीवार पर पहले से कई लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, जिन्हें बाद में रंग से ढक दिया गया था। इसका मतलब ये था कि टैकर सिर्फ एक पागल नहीं, बल्कि एक सीरियल किलर है, जिसने कई टूरिस्ट लड़कियों को मारा है। टैकर पहले ही कई लड़कियों की जान ले चुका था। उसने सारी रिकॉर्ड की हुई वीडियो टेप्स अपने पास रखी हुई थी। उसके पास ऐसे कई टेप्स का कलेक्शन था जिनमें बंदी लड़कियों के बाल भी रखे हुए थे। अब उस कलेक्शन में हेदर की नई टेप भी जुड़ गई थी और अगली टेप ज़ेफायर की होने वाली थी। अगले दिन सुबह हेदर का टुकड़ों में बंटा हुआ शव पानी पर तैरता हुआ मिला। ये बहुत ही डरावना नजारा था। वहीं दूसरी तरफ मोजेस अभी भी ज़ेफायर की तलाश में समुद्र किनारे घूम रहा था। अचानक उसे ज़ेफायर का सर्फिंग बोर्ड मिल गया। ये देखकर उसकी चिंता और बढ़ गई, क्योंकि ज़ेफायर की सारी चीजें वहीं थीं। रात होते ही टैकर फिर नीचे आया। वो ज़ेफायर के लिए पानी और खाना लेकर आया, लेकिन ज़ेफायर गुस्से में लात मारकर सब कुछ फेंक देती है। गालियां देते हुए वो कहती है, तुम खुद को समुद्र का शार्क समझते हो ना, लेकिन असल में तुम शार्क नहीं हो। तुम तो बस एक डरपोक इंसान हो। इसी वजह से तुम बेबस लड़कियों को मारते हो। ये सुनकर टैकर कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ज़ेफायर की नजर पास रखी एक बाल्टी पर पड़ती है। वो उस बाल्टी का हैंडल तोड़कर एक तेज हथियार बना लेती है, क्योंकि उसे पता था कि टैकर फिर से वापस आएगा। चूंकि ज़ेफायर ने नशे वाली दवा मिलाकर पानी नहीं पिया था, इसलिए टैकर उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लेकर आया। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, ज़ेफायर ने मौका देखकर उस तेज धार वाले हैंडल से उस पर वार कर दिया। हथियार उसके शरीर में घुस गया और टैकर दर्द से चिल्लाते हुए गिर पड़ा। तब ज़ेफायर जल्दी से अपनी पैंट से चाबी निकालकर खुद को आजाद कर लेती है, लेकिन अचानक घायल टैकर जैसे तैसे उठकर उसके पैर में इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाता है। इसके चलते धीरे धीरे ज़ेफायर बेहोश होने लगती है। ऊपर जाकर ज़ेफायर रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी ज़ेफायर ने दूर एक बोट देखी और जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उस बोट पर पार्टी चल रही थी, इसलिए उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाई। इसी बीच टैकर भी ऊपर आ गया। ज़ेफायर अपना कैमरा लेकर भागी। जब टैकर ने अपना कैमरा वापस मांगा तो उसने वो कैमरा समुद्र में फेंक दिया।
और खुद भी पानी में कूद गई। उसका बस एक ही मकसद था, किसी तरह आगे वाली बोट तक पहुंच जाना। लेकिन धीरे धीरे पानी में वो बेहोश हो गई। टैकर ने उसे खींचकर फिर से अपनी बोट पर ले आया और वापस बंदी बना दिया। अब उसके पास कैमरा नहीं था, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने ज़ेफिर को मारने की योजना छोड़ दी और पहले सोचा कि नया कैमरा कैसे खरीदे। वो बोट लेकर समुद्र किनारे वापस आ गया, लेकिन जाने से पहले ज़ेफिर को अंदर ताले में बंद कर दिया। इस बीच पुलिस भी ज़ेफिर की तलाश में जुटी थी, लेकिन मोसेस पुलिस की जांच से खुश नहीं था। उसने समुद्र किनारे पार्किंग लॉट की सीसीटीवी फुटेज देखी। उसमें उसे ज़ेफायर की वैन के पीछे टैकर का ट्रक दिखाई दिया, जिस पर लिखा था टैकर एक्सपीरियंस। ये देखकर मोसेस ने खुद तलाश शुरू की और आखिरकार उस जगह यानी दिए गए पते पर पहुंच गया। मोसेस बोट पर पहुंचता है और नीचे से ज़ेफायर की चिल्लाने की आवाज सुनता है। नीचे जाकर देखता है कि ज़ेफिर बंधी हुई है। उसे देखकर ज़ेफिर खुश हो जाती है। इतना कुछ होने के बाद भी मोसेस उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया था। ज़ेफायर जल्दी से कहती है कि ऊपर से कुछ लेकर आए ताकि वो आजाद हो सके। मोसेस ऊपर जाकर पुलिस को कॉल करता है, लेकिन तभी टैकर अचानक आकर उस पर हमला कर देता है। पुलिस का फोन रिसीव हो जाता है, लेकिन टैकर उसे बात नहीं करने देता और फोन तोड़ देता है। टैकर मोसेस को बुरी तरह घायल कर देता है। फिर भी मोसेस हार नहीं मानता। वो लगभग टैकर को मार ही देता, लेकिन तभी पीछे से डेव आकर उस पर हमला करता है। डेव को तब तक सच्चाई नहीं पता थी कि टैकर असल में इस बोट में कैसे रहता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे से ज़ेफिर की आवाज सुनता है, उसे सब सच समझ आ जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टैकर डेव को भी बहुत बुरी तरह मार डालता है। अब टैकर समझ जाता है कि किनारे पर रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो जल्दी से बोट लेकर एक सुनसान द्वीप पर पहुंच जाता है। नीचे वाले कमरे में वो मोसेस को भी ज़ेफायर के साथ बांध कर रख देता है। मोसेस अपने मन की बात बताने लगता है, लेकिन तभी टैकर आकर दोनों को ऊपर बुला लेता है, क्योंकि उसने तय किया था कि अगला वीडियो टेप आज ही रिकॉर्ड करेगा। इस बार उसकी नई योजना थी। टैकर उन्हें मारने की बार बार कोशिश करता है। सबसे पहले वो डेव के शरीर के टुकड़े पानी में फेंक देता है ताकि शार्क्स आ जाएं। फिर धीरे धीरे मोसेस को पानी में उतार देता है, लेकिन ज़ेफायर ने उसे पहले ही समझा दिया था कि शार्क्स के सामने बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, इसलिए मोसेस चुपचाप तैरता रहा। इससे काम बन गया। शार्क्स उसके चारों तरफ घूमकर फिर चली गईं। कुछ देर बाद टैकर उसे फिर से बोट तक खींच लाता है, लेकिन इस बार वो और ज्यादा बेरहम हो जाता है। बार बार चाकू से उसके पेट पर वार करता है, फिर घायल मोसेस को पानी में उतार देता है। मोसेस लगभग मर ही रहा था, तभी उसकी आंखों के सामने ऊपर से एक लाइफगार्ड का हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये लोग ज़ेफिर की तलाश में आए थे। टैकर का प्लान बिगड़ गया। वो डर के मारे नीचे जाकर फिर से ताला लगा देता है। मोसेस की हालत बहुत खराब थी। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन बहुत धीरे धीरे। ज़ेफायर अपनी आंखों के सामने मोसेस को मरता देख रही थी, लेकिन वो किसी भी कीमत पर उसे मरने नहीं देना चाहती थी। वो उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती। तब उसके पास एक ही रास्ता बचता है, जिंदगी बचाने का। वो अपनी उंगली तोड़ देती है और हाथ बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ फिर भी बाहर नहीं आता। आखिरी उम्मीद के तौर पर वो अपने दांतों से ज़ेफिर अपनी उंगली काटकर पूरी तरह अलग कर देती है। आखिरकार वो हाथ छुड़ाने में सफल हो जाती है। ठीक उसी समय टैकर नीचे उतरता है और उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ेफिर उसे चकमा देकर नीचे वाले कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा देती है। फिर जल्दी से ऊपर जाकर सिस्टम चालू करती है, लेकिन टैकर उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता जानता था। किसी तरह निकलकर वो ऊपर आ जाता है और सिस्टम बंद कर देता है। अब कोई और विकल्प न होने पर ज़ेफिर को उसके साथ लड़ना पड़ता है। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद ज़ेफिर मौका पाकर पानी में कूद जाती है। आगे एक आइलैंड था जहां शादी का रिसेप्शन चल रहा था, लेकिन ज़ेफिर के हाथ से खून टपक रहा था और पानी में शार्क्स थीं। वहीं टैकर एक छोटी बोट लेकर उसका पीछा करने लगा। ज़ेफिर किसी तरह उस आइलैंड पर पहुंच जाती है, लेकिन कुछ करने से पहले टैकर फिर उसे पकड़ लेता है, बेहोश कर देता है और बोट पर वापस ले आता है। इस बार टैकर ने फैसला किया कि पहले वो मोसेस को नहीं बल्कि ज़ेफिर को खत्म करेगा। उसने अपनी योजना बदल दी। मोसेस को कुर्सी से बांध दिया और ज़ेफिर को लटका दिया। फिर कैमरा लेकर उसे रिकॉर्ड करने की तैयारी करने लगा। ठीक उसी वक्त समुद्र में एक बहुत बड़ा ग्रेट व्हाइट शार्क आता है। टैकर उसे देखकर हैरान रह जाता है। आसपास घूम रहे छोटे छोटे शार्क्स उसे देखकर भाग जाते हैं। शार्क को देखकर टैकर कुछ देर तक उसकी तरफ ही देखता रहता है। तभी उसे बचपन की याद आती है जब यही शार्क उस पर हमला कर चुका था, लेकिन फिर भी टैकर उस शार्क से प्यार करता था और उसे अपना भगवान मानता था। ज़ेफिर उस समय पूरी तरह होश में थी। टैकर हार्पून लेकर शार्क को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन हार्पून उसके हाथ से छूटकर सीधा ज़ेफिर के पास चला जाता है। ज़ेफिर उसे इस्तेमाल करके खुद को छुड़ाती है और पानी में गिर जाती है। समंदर के नीचे उसकी आंखों के सामने शार्क उसकी तरफ आता है, लेकिन जब शार्क उसके बिल्कुल सामने पहुंचता है तब भी वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और वहां से चला जाता है। शायद शार्क ने उसमें कुछ अलग देखा था। ज़ेफिर का हौसला और बढ़ जाता है। वो फिर से नाव पर चढ़कर टैकर से भिड़ जाती है। मौका पाकर वो स्पीयर गन, हार्पून गन का इस्तेमाल करती है और टैकर को पानी में गिरा देती है। वहीं वही शार्क जो पहले शांत थी,
टैकर को पानी में गिरते देख उस पर हमला कर देती है और उसे निगल जाती है। ये सब टैकर के कैमरा पर रिकॉर्ड हो जाता है, जैसा कि फिल्म की हार्ड कैम में कैद होता है। आखिरकार मोजेस को बचा लिया जाता है। वो लगभग मरने की कगार पर था, लेकिन ज़ेफिर उसे मजबूती से पकड़े रहती है और उसका हाथ नहीं छोड़ती। अब उसे नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिल चुका था। धीरे धीरे मोजेस होश में आता है। वो ज़ेफिर की तरफ देखकर कहता है, मैंने कहा था ना, किसी न किसी वजह से हमारी मुलाकात हुई है। उसकी बात सुनकर ज़ेफायर हल्की सी हंसी देती है। उस हंसी में डर था, दर्द था, लेकिन सबसे बड़ी थी जीने की नई उम्मीद। और इसी तरह ये फिल्म यहीं खत्म